दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश में दल बदल की जो राजनीति है उसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन दोस्तों 2026 में जिस तरह का दल बदल हो रहा है, जिस तरह विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके विधायकों को, उनके सांसदों को, खास तौर पे इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो सांसदों पर जोर है। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था उस वक्त विधायकों पर जोर था, हालांकि बहुमत मिल गया था बीजेपी को, लेकिन इस वक्त सांसदों को तोड़ने पर जिस तरह का जोर लगाया जा रहा है और जो तरीका है दल बदल का, वो भारत की राजनीति में आजादी के बाद ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि एक पार्टी को तोड़ने के बाद, एक पार्टी से सांसदों को लेने के बाद फिर दूसरी पार्टी, फिर तीसरी पार्टी, फिर चौथी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष किसी पार्टी को छोड़ा ही नहीं जाएगा। और आसान तरीका है आजकल, जिस तरह से हमारे देश की राजनीति में पैसे का जोर बढ़ा है और जिस तरह करप्शन बढ़ा है, तो उसमें किसी पार्टी में किसी को भी घेरा जा सकता है और बताया जा सकता है कि आप पर कानून का डंडा पड़ेगा और अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे तो कानून आपको सहलाएगा, आपकी रक्षा करेगा, आपका कवच बन जाएगा। हम इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है कि आपके सारे गुनाह जो हैं धुल जाएंगे। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो तरीका है, ऐसा तरीका पहले दल बदल के लिए या किसी पार्टी को तोड़ने के लिए कभी आजमाया नहीं गया इस तरह का। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। अब आप सोचिए कि बंगाल के 20 टीएमसी एमपीज को तोड़ा गया ममता बनर्जी की पार्टी से, फिर उनको एक ऐसी पार्टी से जोड़ने का अनाउंसमेंट किया गया या बात हो रही है जिस पार्टी में एक भी ना एमपी है, ना एक भी एमएलए है, यहां तक कि काउंसलर भी नहीं है। अरे मुखिया, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख नहीं है, और वो पार्टी चुनाव लड़ चुकी है संभवतः 3 या 4 सीटों पर, कुल मिलाकर 822 या 824 वोट पाई है, नोटा से भी कम। और उस पार्टी को अगर ये सब कुछ हो गया जो चल रहा है बीजेपी के सहयोग से या बीजेपी की इनिशिएटिव से, तो एक ऐसी पार्टी जिसके पास मुखिया प्रधान भी नहीं है और 3 साल से पार्टी है, उस पार्टी को रातों रात 20 एमपी मिल जाएंगे। याद है ना, कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो पंजाब के, उसमें खास तौर पे पंजाब के, वो आ गए इधर, कुछ लोकसभा के भी, कुछ राज्यसभा के भी बीजेपी की तरफ आ गए। तो बीजेपी के पास वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन संख्या अचानक बढ़ गई। अब उसी तरह से बीजेपी में सीधे नहीं लाया जा रहा है क्योंकि कुछ तकनीकी मामले हैं, तो किसी और पार्टी में मिलाकर, यानी नाक को उल्टा घुमाकर छुआ जा रहा है। अब एक नया खेल चला है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह, याद है ना, तोड़ लिया गया था, गुवाहाटी में सारे विधायकों को ले जाया गया था। और क्या खेल हुआ था, फिर एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी बनी थी तो धराशायी कर दिया गया उस शिवसेना को, जिस शिवसेना के कंधे पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आगे बढ़ी। और उसी बाल ठाकरे की शिवसेना, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे जिसका नेतृत्व आजकल कर रहे हैं, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया और अब फिर उस पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। टीएमसी के बाद नंबर शिवसेना का है। और दोस्तों, शिवसेना में अभी जो पता चला है हमें कि उसमें संजय जाधव, संजय देशमुख, बाला साहब वाकचौरे, नागेश अशितकर, ये 4-5 लोग जो है ऑलरेडी दिल्ली में आए हैं या आ रहे हैं। इनमें से कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि राजा भाऊ वाजे, ओम राजे निम्बालकर और संजय दीना पाटिल, ये लोग भी संभवतः फॉलो करेंगे, ये कहा जा रहा है। मैं इन माननीय सदस्यों के बारे में कोई अपनी ओर से कमेंट नहीं कर रहा हूं। जो खबरें अखबारों में छपी हैं मैं उनको केवल आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं, और वो भी क्रेडिबल, आई मीन जो आमतौर पे भरोसेमंद बड़े अखबार हैं अंग्रेजी के। मैंने स्वयं महाराष्ट्र में 2-3 जर्नलिस्टों से बात की और बताया जा रहा है कि इस वक्त उद्धव ठाकरे की पार्टी में अरविंद सावंत और अनिल देसाई, ये 2 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं लोकसभा के, अरविंद सावंत और अनिल देसाई, इनको छोड़कर उनके जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, यानी कुल 9 में 7, यानी 2 को अगर छोड़ दिया जाए, टोटल उनके एमपी कितने हैं लोकसभा में? 9। तो अरविंद सावंत और अनिल देसाई को छोड़ करके किसी का कोई भरोसा नहीं। अब इसमें कोई न जाए बीजेपी की तरफ तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी चतुराई कर रही है, वो सीधे अपनी पार्टी में नहीं बुला रही है, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में इनको ले जा रही है। अब पार्टी अगर नहीं पटती है, पार्टी में विभाजन नहीं है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि सिर्फ एमएलए और एमपी बांट दें और एक पार्टी को एक पार्टी बना करके दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाए? ये कैसे संभव है? ये तो 10th शेड्यूल का वायलेशन है। लेकिन हो यह रहा है कि इस तरह के जितने दल बदल हैं जो गैर कानूनी हैं, दरअसल वो इसलिए कानूनी जामा पहनाया जा रहा है उनको, पार्टी द्वारा, पार्टियों द्वारा, सियासतदानों द्वारा, कि कानून के दरवाजे पर सही ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है। अगर कानून के दरवाजे पर सही ढंग से सुनवाई होती तो ये दल बदल वहीं पर थम गए होते। लेकिन हमने क्या देखा, जब एकनाथ शिंदे जी ने पार्टी को लेकर के गुवाहाटी चले गए विधायकों को, और वहां पर उन्होंने जो कुछ किया, और फिर जब लौट कर आए तो केस जो चला, उस केस का क्या हुआ? आज तक क्या हुआ? केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन जो दल बदल कानून है, दल बदल विरोधी जो कानून है, उसकी जो मूल आत्मा है कि पार्टी अगर स्वयं डिवाइड होती है तब विधायक और सांसदों का जो विभाजन है वो प्रामाणिक माना जाएगा। लेकिन वो स्थिति तो नहीं हुई। पार्टी स्ट्रक्चर, उसको अगर देखा जाए टीएमसी में ही, उदाहरण के तौर पे आप तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण ले लीजिए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं बटी है, विधायक सांसद गए हैं, विधायक गए हैं, लेकिन विधायक दल को आपने एलओपी दे दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन दे दिया, और जो सांसद हैं उनको दूसरी पार्टी में मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून जो है वो सही निर्णय नहीं दे रहा है, और सही निर्णय नहीं देने से दल बदल को बढ़ावा मिल रहा है। वरना अगर सबकी सहमति होती तो इस प्रकार का कानून बन जाता कि कोई दल बदल नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अभी शिवसेना का नंबर है, कितने उसके सांसद टूटेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब जोड़ा घटाया तो पता चला कि अगर शिवसेना के लोग भी चले जाते हैं तो भी तकरीबन 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होगी एनडीए को। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को कम से कम 40-45 सांसदों की जरूरत होगी कि वो 131वां संविधान संशोधन को लोकसभा से पारित कराएं। वो 131वां संविधान संशोधन क्या है, मैंने इस पर स्पेसिफिकली एक कार्यक्रम भी किया था, एक वीडियो उस पर बनाया था, लेकिन फिर मैं आपके सामने बताता हूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की सबसे बड़ी बात उनके दिमाग में है कि किस तरह डीलिमिटेशन के कानून को वो पास करा लें। डीलिमिटेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो सीटें हैं लोकसभा की, अब जैसे अभी 543 है, तो इनको 850 तक ले जा सकते हैं, 800 से ऊपर ले जा सकते हैं,
थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है क्या फार्मूला वो तय करते हैं कानून में। तो वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कानून जल्दी से जल्दी पास हो जाए और पास करा करके फिर महिला आरक्षण को अकॉर्डिंगली पास करा लिया जाए, और महिला आरक्षण में भी कोटा विद इन कोटा नहीं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित न करें। तो ये चाहते हैं। फिर वो चाहते हैं अगला कदम क्या होगा एक नए कानून में, कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। यानी कहीं विधानसभा में अगर सरकार गिर गई तो नहीं साहब, सरकार राज्य हो चाहे केंद्र हो, चुनाव एक ही बार होगा। तो ये कानून को पास कराने के लिए, इस तरह के कानून बनाने के लिए सरकार चाहती है कि उनके विधेयकों को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की, और 2/3 मेजॉरिटी अभी लोकसभा में नहीं है और न होने जा रही है फिलहाल। अगर वो शिवसेना को तोड़ भी लेते हैं, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 या 7 आ भी जाते हैं, तो भी बहुमत नहीं मिलने जा रहा है 2/3। तो इसके लिए नया क्या किया जा रहा है? इसके लिए नया ये हो रहा है कि अब समाजवादी पार्टी को तोड़ने की बात चल पड़ी है, कि समाजवादी पार्टी के जो 37 सांसद हैं, एमएलए पर नजर नहीं है फिलहाल, वो तो 2027 में चुनाव है, अभी उनकी नजर है कि समाजवादी पार्टी के 37 में से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तोड़ लिया जाए, और तोड़ करके उनको किसी और पार्टी में मिलाकर या बीजेपी में मिलाकर, पता नहीं क्या फार्मूला होगा, और किसी तरह से लोकसभा में बहुमत पा लिया जाए 2/3 मेजॉरिटी का। क्योंकि याद है पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या नारा था? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार तो नहीं हुआ, 240 आ गया। तो 240 आने से नाराजगी थी, असंतोष था, पछतावा था, तो एसआईआर आ गया। अब जिस राज्य में भी चुनाव होगा वहां एसआईआर पहले लागू होगा, तो फिर कुछ चमत्कार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस समय उनकी स्थिति यह है कि जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती, अब 2/3 मेजॉरिटी के लिए 2029 का चुनाव तो नहीं वेट करेंगे, लोकसभा का अगला चुनाव 2029 में है। तो ये चाहते हैं कि 2029 से बहुत पहले ही 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए बीजेपी को पार्लियामेंट में, एनडीए को, और उसके जरिए सारे वे कानून पास करा लें जिससे भारतीय जनता पार्टी को फिर कभी चुनाव लड़ना न पड़े। चुनाव अगर लड़ना भी पड़े तो कभी हारना न पड़े। फिर कौन लड़ेगा बीजेपी से चुनाव? अगर हिंदी हार्टलैंड में, अगर सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आप लोकसभा की सीटें इतनी ज्यादा बढ़ा दीजिए कि दक्षिण भारत जो अपेक्षाकृत समझदार स्टेट हैं, जिनकी राजनीतिक चेतना समुन्नत है, जहां ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और जहां आज भी सांप्रदायिकता नहीं है, जहां अभी इस हिंदी हार्टलैंड की तरह कास्टिज्म नहीं है ज्यादा, तो वहां की सीटें अगर नहीं ज्यादा बढ़ेंगी और यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां की सीटें अगर ज्यादा बढ़ जाएंगी, गुजरात की सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो जाहिर है बीजेपी की बल्ले बल्ले, और बीजेपी की बल्ले बल्ले तो फिर क्या, फिर वो कभी नहीं हारेगी चुनाव। फिर कभी ये भी कानून आ सकता है 2/3 मेजॉरिटी हो जाए तो संविधान में इतने बड़े परिवर्तन की बात हो सकती है कि भारत में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू हो जाए, माफ कीजिएगा राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दिया जाए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए और राष्ट्रपति ही सर्वोच्च हो। यह भी हो सकता है। यह भी हो जाए कि 2 पार्टी सिस्टम हो भारत में। कुछ भी किया जा सकता है। अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है बीजेपी को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में काफी नजदीक है, 5 या 6 सीटों 7 सीटों की जरूरत है, वो तो ऐसे भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन लोकसभा में अभी भी 46-47 सीटों की जरूरत है उनको। उद्धव ठाकरे की पार्टी को
स्प्लिट कराने के बावजूद अगर वो करा लेते हैं आजकल में तो उनकी नजर इसीलिए 37 सीटों वाली जो सपा है, उसके पार्लियामेंट में 37 एमपी हैं लोकसभा के, तो उसको तोड़ने में उनकी दिलचस्पी है। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर एक मंत्री हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनकी अगुवाई वाली सरकार में, उनकी पार्टी अलग है। अब उनके जरिए बयान दिलवाया गया है कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को लेटर दिया है या कोई परिपत्र दिया है जिसमें बताया है कि ये लोग जो है टूट सकते हैं या कि ये चाहते हैं, कुछ इस तरह की बात उसमें है। अब इस तरह की सनसनीखेज बात कहना एक मंत्री का एनडीए सरकार में उत्तर प्रदेश की, ये अपने आप में अजीब बात है कि कैसे इतना गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य एक मंत्री देता है और बीजेपी उसका कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं दे रही है कि नहीं हमने ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई परिपत्र नहीं आया है। रामगोपाल यादव उसका खारिज कर चुके हैं, उसका खंडन कर चुके हैं। लेकिन मैंने देखा आज, अगर आज की तस्वीर है तो, आज का फुटेज है तो अखिलेश यादव के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ी उनके माथे पर। स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, सांसदों को दल बदल के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उसमें अगर समाजवादी पार्टी की तरफ उनकी नजर जाती है और उसको तोड़ने की कोशिश होती है तो सारा खेल बदल जाएगा। विधानसभा के इलेक्शन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन वो भी डटे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाजपा को हम जीरो कर देंगे। अब भाजपा जीरो तो नहीं होने वाली है, लेकिन हां, अगर वाकई 37 में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सांसदों को अगर बीजेपी तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो समझिए ये लड़ाई 2029 तो दूर रहा, 2027 की लड़ाई भी, उसमें कहीं कोई चुनौती नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी को। और ये बिल भी पास हो सकता है। 131वां जो संविधान संशोधन है, डीलिमिटेशन का कानून, ओबीसी वगैरह को रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दिए बगैर महिला आरक्षण, ये सब कुछ हो सकता है, कुछ भी पास करा सकती है बीजेपी। तो दोस्तों, ये इस समय हाल हो रहा है देश का। दल बदल की ऐसी स्थिति हमने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। तो आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वे सब्सक्राइब करें। आदाब, नमस्कार।